हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 42 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 43 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 42 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले 42 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। आप दोस्तों प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वो सभी रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित है शुरुआत के, और उन सभी के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 43 नंबर का मॉडल पेपर। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में दोस्तों बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित 1 से 90 तक प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, लोथल को किसने खोजा? लोथल को किसने खोजा? तो दोस्तों लोथल क्या था? लोथल दोस्तों एक बंदरगाह था जहां पर माल लादा और उतारा जाता था। दोस्तों लोथल की खोज है ये 1957 में की गई थी। किसके द्वारा? तो दोस्तों रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SR राव इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो पुस्तक निम्न में से किसकी है? द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो पुस्तक निम्न में से किसकी है? तो दोस्तों ये पुस्तक है GF डेल्स की। GF डेल्स की दोस्तों ये पुस्तक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता वत्रहंता के रूप में ज्ञात है? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता वत्रहंता के रूप में ज्ञात है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें इंद्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों वत्रहंता मतलब आप बोल सकते हैं वृक्ष नाम का एक राक्षस का वध करने के कारण इनको व्रतहंता है वो कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को जैन धर्म में कहा जाता है। पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जैन धर्म में निर्जरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्जरा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। निर्जरा कहा जाता है मित्रों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में तीर्थकारों के नाम है और सूची सेकंड में उनके संज्ञान है। दोस्तों यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन से तीर्थकर का क्या संज्ञान है। देखिए पार्श्वनाथ का क्या संज्ञान है? तो दोस्तों पार्श्वनाथ का संज्ञान सर्प है। क्या है? सर्प। और महावीर का संज्ञान क्या है? तो दोस्तों महावीर का संज्ञान सिंह है। क्या है? सिंह है। और शांतिनाथ का है दोस्तों हिरण, और आदिनाथ का क्या है? तो वो वृषभ है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2143। 2143 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न को सही सुमेलित कीजिए। निम्न को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी है, ठीक है। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ है राजधानी है। अपने को दोस्तों यहाँ पे सही सुमेलित करना है। देखिए मगध की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन थी? पाटलिपुत्र। और वत्स की राजधानी कौन सी थी? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौन सी है? कौशाम्बी। और मत्स्य की राजधानी क्या है? तो दोस्तों मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। और गांधार की राजधानी क्या है? तो दोस्तों वो है तक्षशिला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए सही सुमेलित करना था तो DCBA अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, मौर्य काल के समय तीर्थों की सूची में से कौन सा एक असुमेलित है? मौर्य काल के समय तीर्थों की सूची में से कौन सा एक असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठा
प्रदेष्टा होता है दोस्तों, ये होता है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, बिल्कुल सही है। समाहर्ता, ये राजस्व का संग्रह करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे दोवारिक, दोवारिक है, ये राजप्रसाद का मुख्य अधिकारी होता है दोस्तों, राजप्रसाद का मुख्य अधिकारी होता था दोस्तों ये द्वारिक, ठीक है। अब 3 तो सही है, इसमें चौथा देखिए यहाँ पे नायक, नायक में दोस्तों यहाँ पे नगर का मुख्य अधिकारी, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। नायक कौन होता था, तो दोस्तों ये सेना के अंग विशेष का संचालक होता था दोस्तों ये नायक। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, महेंद्रादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक की है, महेंद्रादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक की है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुमार गुप्त की। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुमार गुप्त की उपाधि है दोस्तों ये महेंद्रादित्य, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कंबुज के अंगकोरवाट के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासक के राज्यकाल में हुआ था, कंबुज के अंगकोरवाट के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासक के राज्यकाल में हुआ था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये हुआ था सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों अंगकोरवाट के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण है वो हुआ था। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत है वो कौन था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सगुण भक्ति के प्रचारक संत दोस्तों कौन कौन थे, तो दोस्तों जैसे कि तुलसीदास थे, सूरदास थे, वल्लभाचार्य थे, चैतन्य थे, निम्बार्क थे। तो यहाँ पे निम्बार्क दे रखा है ना तो ऑप्शन में, तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये सगुण भक्ति के प्रचारक संत थे। एक है निगुण भक्ति, ठीक है, निगुण भक्ति के प्रचारक संत दोस्तों कबीर, नानक, दादू, रैदास, ये निर्गुण भक्ति के प्रचारक संत थे, ठीक है। तो यहाँ पर सगुण भक्ति का पूछा है तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निम्बार्क। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु भेजे गए 4 दूत मंडल का सही क्रम क्या है, 4 दूत मंडल का सही क्रम क्या है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास में 4 दूत भेजे गए थे अधीनता स्वीकार करने के लिए। उसकी ट्रिक है दोस्तों जमा भटो, जमा भटो, ठीक है, ये क्रम भी है। जय का मतलब जलाल खां, माँ का मतलब मान सिंह, ब का मतलब भगवंत दास और टो का मतलब टोडरमल। तो यहाँ पे जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए बी नंबर का जो अपना ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा जाता था, मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था दोस्तों, दीवाने आला कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दीवाने आला। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला ने, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला ने। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मूल शंकर को दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया था, मूल शंकर को दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया था, दोस्तों ये नाम दिया था, देखिए दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है, और मूल शंकर को दयानंद सरस्वती नाम है वो दिया था दोस्तों स्वामी पूर्णानंद ने, स्वामी पूर्णानंद ने। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, और इनके गुरु कौन थे, स्वामी विरजानंद थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में चलाया गया था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन है वो दोस्तों कौन से वायसराय के काल में चलाया गया था। आप सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन है वो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, ठीक है। और दोस्तों आपने जो अधिनियम पढ़ा होगा 1919 का अधिनियम, उसमें क्या था, उस 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। विधिवत शुरुआत तो हुई थी दोस्तों 20 अगस्त 1920 को, और
वैसे शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 106 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय करता है? कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो वो कौन सी विशेषता नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, लिखित संविधान बिल्कुल है, सत्ता का बंटवारा ये भी है, द्विसदनीय ये भी बिल्कुल है, एकल नागरिकता ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता लिखित संविधान, सत्ता का बंटवारा, संविधान की कठोरता, सर्वोच्च न्यायालय, द्विसदनीय ये सभी विशेषता है, लेकिन एकल नागरिकता नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 2007 में। 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना है वो की गई थी। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सतत विकास लक्ष्य 5 का मुख्य फोकस क्या है? बताइए, सतत विकास लक्ष्य 5 का मुख्य फोकस क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य फोकस है लैंगिक समानता। क्या है? लैंगिक समानता। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लैंगिक समानता। 111 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो दोस्तों अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं, उसके बाद में दोस्तों अपने को यहाँ पे कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, समानता का अधिकार है ये दोस्तों अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 में राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध करता है। और अनुच्छेद 16 है ये दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित है। तो यहाँ पर 14, 15 और 16 तीनों सही है, यानी कि 2, 3, 4 ये 2, 3, 4 है ये समानता के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव है वो किसने रखा? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सवाई माधोपुर राजस्थान में है। और दोस्तों ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान बाघ, ठीक है। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पति के कवरेज क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में रखें। निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में अपने को यहाँ पर क्या करना है? रखना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने को देखिए कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है, कि अवरोही क्रम है वो इनका क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आएगा दोस्तों यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति के कवरेज क्षेत्र की दृष्टि से सबसे पहले आएगा इसमें गोवा, ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें ओडिशा, फिर आएगा इसमें आंध्र प्रदेश 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोवा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पर जिसके कारण
विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है वह है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पर जिसके कारण विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है वह है, तो वह है दोस्तों अल नीनो। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अल नीनो। नेक्स्ट 116 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया गया था? ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल 2020 को दोस्तों ये ई ग्राम स्वराज है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखना। और भारत के लिए दोस्तों ये डिजिटल पंचायतों को पेश करने के लिए ये किया गया था ग्राम स्वराज, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 24 अप्रैल 2020। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के किस राज्य में बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार है? बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार, दोस्तों बॉक्साइट क्या है? तो ये एक अयस्क है, ठीक है, जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। दोस्तों बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार है वो ओडिशा में है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है, एक तो है दोस्तों खान और एक है बापू, ठीक है। तो दोस्तों खा का मतलब क्या हो गया? खादर, न का मतलब क्या हो गया? नवीन जलोढ़ मृदा, बा का मतलब क्या हो गया? बांगड़, और पू का मतलब क्या हो गया? पुरानी जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नवीन जलोढ़ मृदा के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? खादर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 119 नंबर का प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणों का कोण कैसा होता है? शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणों का कोण है वो कैसा होता है? तो दोस्तों कैसा होता है? तो ये होता है तिरछा। कैसा होता है? तिरछा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन एक भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी या कौन एक भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं होती? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैथोलित आकृति होती है, लोपोलिथ भी होती है, क्रेटर भी बनता है। यहाँ पे क्लिफ क्लिफ नहीं होती दोस्तों। क्लिफ एक भू आकृति है जो ज्वालामुखी से निर्मित नहीं होती। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको रिट एसएसटी के नाम से फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्लास है वो देखने को मिलेगी, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको बताऊं कि रिट एसएसटी भारतीय इतिहास, रिट एसएसटी भारतीय भूगोल, रिट एसएसटी राजस्थान इतिहास, रिट एसएसटी राजस्थान कला संस्कृति, रिट एसएसटी विश्व का भूगोल, ठीक है, रिट एसएसटी पॉलिटिकल साइंस। इस नाम से आपको दोस्तों अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, और उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी क्लासें हैं वो देख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक भी सिलेबस के बाहर अपन कुछ भी नहीं पढ़ रहे। देखिए, और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करना है लिंक को। देखिए 121 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों गर्म हवा नहीं है ये पूछा है। देखिए सिराको ये एक गर्म हवा है, ठीक है, इसे खूनी वर्षा के नाम से यानी कि ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है। जोंडा ये भी दोस्तों गर्म हवा है, ठीक है। खमसीन है ये भी दोस्तों गर्म हवा है। और ये देखिए यहाँ पे बोरा, बोरा है ये दोस्तों एक ठंडी हवा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों कैसी होती है? तो दोस्तों यह घटता है, ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो कम होती जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, घड़ी की सुई की दिशा के प्रतिकूल बाहर की ओर बाहर की चलने वाली पौने होती है। घड़ी की सुई की दिशा के प्रतिकूल बाहर की चलने वाली पौने होती है
तो दोस्तों वो होती है दक्षिण गोलार्ध में प्रतिचक्रवात में, दक्षिण गोलार्ध में प्रतिचक्रवात। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। प्रतिचक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है जो कि परिधि की ओर कम होता जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनका आकार प्राय दोस्तों गोलाकार होता है। आगे देखिए यहाँ पे 124 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी ज्वारों के सर्वाधिक संचालन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा सभी ज्वारों के सर्वाधिक संचालन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ठीक है, आगे देखिए 125 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में ज्वालामुखी पर्वत है और सूची सेकंड में देश दे रखा है। सूची फर्स्ट में ज्वालामुखी पर्वत है और सूची सेकंड में देश दे रखा है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सुमेलित करना है अपने को। माउंट रेनियर, दोस्तों माउंट रेनियर कहां पर है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों ये। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत है ये माउंट रेनियर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट एटना है ये दोस्तों इटली में है। ठीक है, इटली का ज्वालामुखी पर्वत है। और माउंट पैरापुटिन है ये दोस्तों मैक्सिको में है। कहां पर है? मैक्सिको में। और माउंट अपो है ये कहां पर है? तो दोस्तों ये फिलीपींस में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 4 1 2 3, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 126 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 213 में। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल को। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में। तो दोस्तों ये जालोर का प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, विवाह के अवसर पर ये बजाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जालोर का प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जंतर, रवाज और चौतारा ये तीनों तत्वाद्य यंत्र है। और यहाँ पे सतारा दे रखा है। ठीक है, ये सतारा है ये इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसमें तारों का प्रयोग नहीं होता, यानी कि ये तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग है, तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 129 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, जिसमें देखिए प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो दोस्तों ये लगता है कौन से माह में? तो ये कार्तिक माह में लगता है दोस्तों, ये पुष्कर मेला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक माह की पूर्णिमा को ये मेला लगता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है ये दोस्तों तिलवाड़ा बालोतरा में है, तिलवाड़ा बालोतरा में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 132 नंबर का प्रश्न है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? आहड़ का उत्खनन कार्य दोस्तों किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, ये निष्पादित हुआ था देखिए आहड़ का जो उत्खनन कार्य की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में, एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में दोस्तों ये इसका नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। ठीक है, एच.डी. सांखलिया के नेतृत्व में। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 133 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? जैसलमेर का गुंडाराज
पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो दोस्तों सागरमल गोपा ने लिखी थी। इनके अलावा दो पुस्तकें आपको और याद रखनी है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आजादी के दीवाने, और एक जैसलमेर का गुंडाराज। ये तीन पुस्तकें हैं, ये दोस्तों सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण है वो किसने करवाया था? दोस्तों 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा दोस्तों हवा महल का निर्माण है वो करवाया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 135 नंबर का प्रश्न है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों कहाँ पर है ये रातानाडा हवाई अड्डा? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में की गई थी। ठीक है। 136 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, कंवरसेन लिफ्ट नहर है, इससे लाभान्वित जिला दोस्तों बीकानेर और गंगानगर है। बिल्कुल सही बात है। कुंभाराम आर्य, दोस्तों कुंभाराम आर्य, यहाँ पर देखिए जैसलमेर बाड़मेर दे रखा है, गलत हो जाएगा। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर परियोजना से लाभान्वित जिले दोस्तों हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू है। ठीक है, तो ये जैसलमेर बाड़मेर इसमें गलत दे रखा है। डॉक्टर करणी लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले बीकानेर, जोधपुर है। बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास से दोस्तों जैसलमेर और जोधपुर लाभान्वित हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? बी नंबर का। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 137 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान में कच्ची दीवार वाले छोटे तालाब को कहा जाता है? पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान में कच्ची दीवार वाले छोटे तालाब को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है नाड़ी। क्या कहा जाता है? नाड़ी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाड़ी सामान्यतः है वो तालाब का छोटा रूप होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 138 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सही क्रम को चुनना है। सही क्रम को अपने को क्या करना है? चुनना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बिशलपुर बांध है वो कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये बनास नदी पर है। बिल्कुल सही बात है। मेजा बांध ये कोठारी नदी पर है, यहाँ पर खारी नदी है वो दे रखा है, गलत हो जाएगा। सिद्धमुख नहर यमुना नदी, दोस्तों ये भी इसमें गलत हो जाएगा। सिद्धमुख नहर आपने नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए पोंग बांध ये चंबल नदी, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 129 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जुलाई माह के वायुदाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? राजस्थान के जुलाई माह के वायुदाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये गुजरती है जालौर, पाली, अजमेर और टोंक से। जालौर, पाली, अजमेर और टोंक से। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना, देखिए चार आपको ये मिलीबार रेखा है वो याद रखनी है। ठीक है, एक 997, एक 998, एक 999 और एक 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 999 के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों जालौर, पाली, अजमेर, टोंक ये 999 मिलीबार रेखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल है वो दोस्तों नाहरगढ़ में बने हुए हैं। ठीक है, नाहरगढ़ जयपुर में। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है, लेकिन मनोविज्ञान नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मनोविज्ञान नहीं है इसमें। आगे देखिए निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो वो है दोस्तों ज्ञान है, विश्लेषण है, मूल्यांकन है, लेकिन अधिग्रहण नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिग्रहण नहीं है। आगे देखिए शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है? शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है किसने? तो ये एडम्स ने कहा है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एडम्स ने कहा है।
144 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए, अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए। तो दोस्तों ये प्रारंभ करना चाहिए पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 145 नंबर का प्रश्न है, परीक्षा पद्धति का पहला चरण है, परीक्षा पद्धति का पहला चरण है वो कौन सा है? दोस्तों परीक्षा पद्धति का पहला चरण है वो है समस्या की पहचान एवं चयन करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, एडगर डेल अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, एडगर डेल अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्रियों के वर्गीकरण के लिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों के वर्गीकरण के लिए एडगर डेल अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साधन के रूप में, किसके रूप में? साधन के रूप में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 148 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट प्रणाली का एक आधारभूत सिद्धांत है? निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट प्रणाली का एक आधारभूत सिद्धांत है? तो वो है दोस्तों देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी हैं। नेक्स्ट आगे देखिए 149 नंबर का प्रश्न है, गुणात्मक मूल्यांकन प्रविधि का चयन कीजिए, गुणात्मक मूल्यांकन प्रविधि का चयन है वो अपने को यहाँ पर करना है। दोस्तों देखिए वो है समाज मिति, अवलोकन, साक्षात्कार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 150 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषता निम्न में से, श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषता क्या है? दोस्तों देखिए वेदता है, विद्यता है, विभेदकारिता है, विश्वसनीयता है। तो ये सभी है क्या है? ये श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब अपन आगे है वो बाल विकास हिंदी और संस्कृत से संबंधित है वो प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? बताइए। दोस्तों बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है मानसिक आयु इंटू 100 बटे वास्तविक आयु। तो यहाँ पर मानसिक आयु कितनी है? दोस्तों मानसिक आयु है वो इसमें 14 वर्ष है। तो यहाँ पे 14 इंटू 100 बटे वास्तविक आयु कितनी है? तो दोस्तों 13। ठीक है, तो यहाँ पे 1400 में 13 का भाग दे लीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 107.69। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 2 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों पावलोव ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पावलोव ने। नेक्स्ट आगे देखिए, बाल अपराध का कारण है, बाल अपराध का कारण क्या है? तो दोस्तों वो है माता पिता में अनबन रहना, माता पिता में अनबन रहना ये बाल अपराध का कारण है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा चरण शोध का क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? निम्न में से कौन सा चरण शोध का क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपकल्पनाओं का निर्माण, उपकल्पनाओं का निर्माण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचारधारा संबंधित है। तो दोस्तों यह विचारधारा किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? बताइए बुद्धि का घटक कौन सा नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों तार्किक चिंतन है, स्मृति है, अनुभवों से सीखना है, लेकिन व्यवसायिक रुचियां है, ये बुद्धि का घटक नहीं है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया
मनोगत्यात्मक नहीं है। बताइए कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, यहाँ पर खेलना नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? बताइए व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? तो दोस्तों ये दी थी आर बी केटल ने, आर बी केटल ने। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर बी केटल ने दी थी सर्वप्रथम। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? बताइए कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए यदि कक्षा में गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो यहाँ पर ये कथन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। दोस्तों शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए समस्या समाधान नहीं है। बताइए समस्या समाधान नहीं है। तो दोस्तों समस्या समाधान है वो संगीत संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है। कौन सी विधि है? बताइए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है तो वो कौन सी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रेक्षेपीय विधि है। ये यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रेक्षेपीय विधि। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? बताइए कौन सा चिंतन सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपसारी चिंतन। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है वो क्या है? तो दोस्तों वो अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को दोस्तों महत्व देना। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि के मापन के लिए। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बुद्धि के मापन के लिए। आगे देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो दोस्तों ये वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से ये सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिने। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार दोस्तों शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 45 घंटे प्रति सप्ताह। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न स्वेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व
उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रियात्मक अनुसंधान। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। तो तब उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आत्मसातीकरण कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आत्मसातीकरण। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अस्पष्ट उद्दीपक। अस्पष्ट उद्दीपक, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम कौन सा है? अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो विधि है दोस्तों सोपन विश्लेषण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोपन विश्लेषण। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एडीएचडी का अर्थ है। एडीएचडी का अर्थ क्या है दोस्तों? एडीएचडी का अर्थ होता है श्रवण दुर्बलता वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग डिफिशियंसी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यस्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यस्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों निदानात्मक परीक्षण। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 86वां संविधान संशोधन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाषा फर्स्ट हिंदी चूज कर रहे हैं यहाँ पे, और हिंदी से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 31 से 35 तक गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। देखिए 31 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों स्त्री शब्द का पर्यायवाची अबला है। क्या है? अबला। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है और आचार इसमें मूल शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे देखिए जो दया है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, दया है, ये भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए कौन से शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पर देखिए फुर्तीला, फुर्तीला के अंदर दोस्तों प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? ईला प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। और फूर्ति इसमें क्या है? मूल शब्द। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मनोविकार शब्द का समास विग्रह क्या होगा? मनोविकार शब्द का समास विग्रह क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है मन का विकार। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मन का विकार। देखिए 36 से 40 तक अपन को ये भी गद्यांश पढ़कर उत्तर देना है। देखिए 36 नंबर का प्रश्न, हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? तो दोस्तों इसमें सामान्य भूतकाल है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए पुल्लिंग शब्द इसमें
सोपन है, सोपन है वो क्या है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रूपांतरित है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित। नेक्स्ट आगे देखिए, मनोवर्ती शब्द का बहुवचन है। मनोवर्ती शब्द का बहुवचन है वो क्या होगा, तो वो है मनोवर्तियां, मनोवर्तियां। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, दूषित शब्द का अर्थ है। दूषित शब्द का अर्थ क्या है, तो दोस्तों वो है दोषयुक्त। क्या है, दोषयुक्त। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोषयुक्त। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, तो दोस्तों दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन 2। नेक्स्ट आगे देखिए, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है, आशय की लोकोक्ति कौन सी है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है, तो दोस्तों इसके लिए लोकोक्ति कौन सी होगी, तो इसके लोकोक्ति होगी इसके लिए, एक अनार सौ बीमार। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है, तो वो है दोस्तों गुणवत्ता को ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वे मेरे घर आएंगे, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है, तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य है। कि कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विधानवाचक वाक्य। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विधानवाचक वाक्य। आगे देखिए, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भाववाचक संज्ञा का। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है, तो वो विकल्प कौन सा है, तो वो है अवयव। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवयव। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। कौन सा कथन है वो दोस्तों त्रुटिपूर्ण है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें त्रुटिपूर्ण की मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें देखिए, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, बिल्कुल सही है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या अधिक समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सही है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। चौथा देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, ये कथन है वो दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, यहाँ पे शब्द आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाहट उड़ गई। चिड़िया फड़फड़ाहट करके उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है, बताइए। तो दोस्तों यहां पर देखिए, पर किले का दरवाजा बंद था, तो यहां पर शब्द के अर्थों का सही क्रम क्या है, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यहां पर शब्द का अर्थ हो जाएगा ऊपर किंतु पंख।
ठीक है, ऊपर किंतु पंख, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे चित्र को नवाजा है। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे चित्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। तो सही भाषाई रूप है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों विदेशी, विदेशी और विदेशी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊं, ग्रेनाइट ये अंग्रेजी है, संगमरमर है वो फारसी है, ठीक है, और नवाजा, नवाजा है ये उर्दू भाषा का शब्द है। तो ये तीनों शब्द हैं वो दोस्तों विदेशी विदेशी विदेशी, यानी कि तीनों विदेशी है। इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मारिया मोंटेसरी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मौन पठन का लाभ है। दोस्तों मौन पठन का लाभ क्या है? तो इसका लाभ है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दृश्य सामग्री। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दृश्य सामग्री। आगे देखिए, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रश्नों की व्यापकता। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो दोस्तों ये होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्राथमिक स्तर पर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? देखिए वो है विधिक भाषाओं का ज्ञान कराना। विधिक भाषाओं का ज्ञान कराना ये रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों वो है स्वगति का सिद्धांत। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गहन वाचन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गहन वाचन। आगे देखिए, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आत्मनिष्ठता। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिष्ठता। आगे देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है तो वो कौन सा है बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मिलान प्रश्न है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपन है वो देखिए 30 प्रश्न है वो अपन संस्कृत से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, पंडित अंबिका दत्त व्यास विचरित प्रमुख ग्रंथ है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शिवराज विजय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अर्थ धर्मों में समास है। बताइए अर्थ धर्मों में समास है तो वो कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए लेख है शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? बताइए लेख है शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर ध्यान रख के चलना है। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गह। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सर्वाणी किस लिंग का रूप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इसमें नपुंसक लिंग का दोस्तों ये रूप है। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए देखिए द्वाद साक्षरात्मक छंद है। बताइए द्वाद साक्षरात्मक
छंद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें वंशस्थ। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मोर वन में नाचता है का संस्कृत में अनुवाद होगा, तो दोस्तों क्या अनुवाद होगा, तो इसमें हो जाएगा मयूरः वने नृत्यति। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गुरुणा पुस्तकम पाठ्यते को कृतवाच्य में बदलकर लिखा जाएगा, तो दोस्तों क्या लिखा जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसको लिखा जाएगा गुरु है पुस्तकम पाठ्यति। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भवंती ना पुण्यकृताम मनीषिणी सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धत है, बताइए। भवंती ना पुण्यकृताम मनीषिणी सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धत है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें शिशुपाल वधम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 30 के लिए संस्कृत में शब्द है, 30 के लिए संस्कृत में शब्द है तो वो कौन सा है, तो वो है त्रिंशत। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मरुन्मदम मंदम दलित मरविंदम तरलयनम में अलंकार है, बताइए। मरुन मंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयम में अलंकार है, तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार हो जाएगा दोस्तों अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे विसर्जनीय से के अनुसार विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार के रहने पर विसर्ग के स्थान पर हो जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें स। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य है वो अपने को यहाँ पर चुनना है, तो देखिए यहाँ पे ते क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडयन्ति, ते क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडयन्ति, ये शुद्ध वाक्य है, तो दोस्तों यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए 13 से 17 प्रश्न तक अपन को गद्यांश पढ़कर उत्तर देना है, तो अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे तस्य अत्र का विभक्ति, तस्य अत्र का विभक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, करिष्यामि इति क्रियापदे क लकार है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लट लकार है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्रामे इति पदे का विभक्ति अस्ति, ग्रामे इति पदे का विभक्ति अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सप्तमी, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यथाशक्ति अत्र कै समास है, यथाशक्ति अत्र कै समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अवयवी भाव। ठीक है, अवयवी भाव समास है दोस्तों यथाशक्ति में, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वयम धान्यगारम धान्येन पुरिश्याम अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, वयम धान्यगारम धान्येन पुरिश्याम अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें धान्येन, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धान्येन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 78 से 82 तक अपने को पद्यांश पढ़कर उत्तर देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट चल रहे हैं। देखिए, यस्मे अत्र का विभक्ति, यस्मे अत्र का विभक्ति, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें पंचमी विभक्ति होगी दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, वितरति ननु यस्मे रवि प्रभातम वाक्य अवयव पदम किम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रवि। ठीक है, रवि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे किरण इत्यस्मिन पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों तृतीय विभक्ति, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सिक्ता भयोपि पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिक्ता भयो प्लस अपि, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिक्ता भयो अपि तेलम समुदयति अत्र क्रियापदम किम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समुदयति, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पद्य शिक्षण से विधिरस्ति, पद्य शिक्षण से विधिरस्ति, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रवचन विधि, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव से जीवने भाषाया किम महत्वम अस्ति,
मानवस्य जीवने भाषाया किम महत्वम अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्ता सर्वे है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भाषाया माध्यमेन बालकः, भाषाया माध्यमेन बालकः है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें पठितुम शिक्षयति लिखितुम शिक्षयति, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी उभय, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, आगे देखिए, सर्वे परस्परम वार्ताम कृतुम कस्या आवश्यकता अस्ति, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें भाष्यः, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा कौशलम एकम साधनम अस्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अभिव्यक्ति, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मूल्यांकने चतुर्णा कौशलानाम परीक्षणार्थ का परीक्षा भवति, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मौखिक लिखित परीक्षा च, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कस्मिन विकल्पे भाषा शिक्षा भाषा शिकाय मूल्यांकन से अवसर प्राप्तम भवति, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 23 वर्षु, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पाठ्य विशेषु को अपि छात्र है दुर्बल चेत अध्यापकत्वेन भवतः कर्तव्यम की स्यात्, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दुर्बलताम ज्ञात्वा तद दूरीकृतु प्रत्यय है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।